भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना का कार्यकाल लगभग समाप्त होने वाला है। इसके अलावा भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया भी लगभग समाप्त हो गई है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल भारत में कोलिजियन सिस्टम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर कोलिजियन व्यवस्था क्या होती है, इस पूरी व्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ, इस व्यवस्था के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, यानी इसकी आलोचना क्यों की जाती है। चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर ये कोलिजियम प्रणाली क्या होती है, कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, और साथ ही इस सिस्टम का विकास किस तरह से हुआ, ये व्यवस्था भारत में किस तरह से विकसित हुई, इस पूरी व्यवस्था में जजों की नियुक्ति किस तरह से की जाती है, ये व्यवस्था जजों की नियुक्ति में क्या भूमिका अदा करती है, साथ ही इस व्यवस्था का महत्व क्या है, भारत में इस व्यवस्था के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और भारत में इस व्यवस्था की आलोचना क्यों की जाती है, इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का भी है और प्रश्न मेंस का भी है। आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर दोनों प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे भारतीय राजव्यवस्था, न्यायतंत्र और भारतीय संविधान जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो द हिंदू के एक्सप्लेन सेक्शन से है। हमारी खबर है द वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, यानी इस खबर में स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम किस तरह से काम करता है, उसकी कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की गई है। साथ ही इस पूरी व्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ और इस व्यवस्था के पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, उन तर्कों को लेकर भी बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रणाली के एक संक्षिप्त परिचय को समझ लेते हैं, इस प्रणाली की कुछ बुनियादी बातों पर बात कर लेते हैं। तो अगर कोलिजियम प्रणाली को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम इस प्रणाली को भारत में जजों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण यानी उनके तबादले से संबंधित एक प्रणाली के तौर पर देख सकते हैं। अब इस प्रणाली की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रणाली का जिक्र ना तो हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, ना ही भारत के किसी कानून में हमें इस प्रणाली का जिक्र देखने को मिलता है। तो आखिर सवाल उठता है कि ये प्रणाली विकसित किस तरह से हुई। तो ये प्रणाली विकसित हुई भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के तमाम निर्णयों के माध्यम से। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिए उन निर्णयों के माध्यम से भारत में इस प्रणाली का विकास हुआ। अब इस प्रणाली को भारत में जजों द्वारा जजों की नियुक्ति वाली प्रणाली के तौर पर भी देखा जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से जजों द्वारा न केवल जजों की नियुक्ति की जाती है बल्कि जजों द्वारा जजों के स्थानांतरण भी किया जाता है, उनका तबादला भी किया जाता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की अध्यक्षता करते हैं सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में सीजेआई के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, 4 सबसे सीनियर जज भी शामिल होते हैं। तो ये तो हुई भारत में कोलिजियम व्यवस्था की बात। अब आगे बढ़ते हैं और इस कोलिजियम व्यवस्था के विकास पर बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूरी कोलिजियम व्यवस्था की शुरुआत किस तरह से हुई, खासतौर पर भारत में इसकी शुरुआत किस तरह से हुई। हमने पहले ही देखा कि इस पूरी प्रणाली का जिक्र ना तो हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है और ना ही किसी कानून में देखने को मिलता है। तो इसी वजह से ये पूरी प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस प्रणाली का विकास भारत में इस न्याय प्रणाली के एक उत्पाद के तौर पर हुआ है, न्याय प्रणाली के एक सिद्धांत के तौर पर हुआ है। इस प्रणाली के विकास को समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रणाली है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई है। और ये जो संघर्ष रहा, ये संघर्ष 1970 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गया। 1970 का वही दशक था जब इस दशक के दौरान कोर्ट की संरचना में बदलाव की घटनाएं देखने को मिली। कोर्ट का जो स्ट्रक्चर था सरकार द्वारा उसे बदलने की कोशिश की गई, जिसे कोर्ट पैकिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसी दशक के दौरान मास स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सामूहिक तबादला किया गया, सामूहिक स्थानांतरण किया गया। इसके अलावा इसी दशक के दौरान हमें साल 1973 में सीजेआई नियुक्ति विवाद भी देखने को मिला। दरअसल 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही प्रसिद्ध निर्णय दिया था। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती विवाद के दौरान दिया था। इसी निर्णय के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये सिद्धांत स्थापित किया गया था और ये जो पूरा निर्णय दिया गया था वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ द्वारा दिया गया था। और ये पूरा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा 7 और 6 के अनुपात में दिया गया था। यानी 7 न्यायाधीश ऐसे थे जो इस निर्णय के पक्ष में थे, जबकि 6 न्यायाधीश ऐसे थे जो इस निर्णय के विपक्ष में थे। अब ये जो न्यायाधीश इस पूरे निर्णय के विपक्ष में थे, उन्हीं न्यायाधीशों में से एक थे जस्टिस ए एन रॉय। जस्टिस ए एन रॉय को इस पूरे निर्णय के एक ही दिन बाद
यानी 25 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय का सीजीआई नियुक्त कर दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया। और इसी वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्योंकि तब तक भारत में और अभी भी भारत में जो सीजीआई की नियुक्ति होती है वो सबसे वरिष्ठतम जज की नियुक्ति की जाती है सीजीआई के तौर पर। लेकिन उस समय साल 1973 में जस्टिस एएन रॉय सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज नहीं थे, बल्कि उस वक्त भी सर्वोच्च न्यायालय में एएन रॉय से 3 जज ऐसे थे जो एएन रॉय से वरिष्ठ थे सर्वोच्च न्यायालय में अनुभव के मामले में। इसी वजह से ये कहा जाता है कानून विशेषज्ञों द्वारा कि 1973 के इस विवाद में कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई थी, उसकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई थी। और इसी वजह से जजों की नियुक्ति हेतु, जजों की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली की शुरुआत, एक व्यवस्थित प्रणाली को अपनाने की बात महसूस की गई। इसके बाद आया साल 1981। साल 1981 के दौरान हमें फर्स्ट जज केस देखने को मिलता है, और इस फर्स्ट जज केस को आधिकारिक तौर पर एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जाना जाता है। अब इस पूरे केस को समझने से पहले हमें समझना होगा कि भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में जजों की नियुक्ति के लिए परामर्शी प्रक्रिया को अपनाया गया है, कंसल्टेटिव प्रोसेस को अपनाया गया है। और जजों की नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान में परामर्श शब्द का उपयोग किया गया है, कंसल्टेशन शब्द का उपयोग किया गया है। और इस पूरे निर्णय के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि परामर्श शब्द की व्याख्या सहमति के तौर पर नहीं की जा सकती है। इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सीजीआई की राय को सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं माना जा सकता, सरकार के लिए बाइंडिंग नहीं माना जा सकता। यानी सीजीआई जो भी निर्णय देते हैं, सरकार या फिर राष्ट्रपति उस निर्णय को मान सकते हैं और उस निर्णय को ठुकरा भी सकते हैं, यानी वो निर्णय बाध्यकारी नहीं रह गया। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के माध्यम से जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका को ज्यादा प्राथमिकता देने की कोशिश की थी, और जो सीजीआई की भूमिका थी या जो न्यायपालिका की भूमिका थी, उस भूमिका को ज्यादा से ज्यादा सीमित करने की कोशिश की गई थी, लिमिट करने की कोशिश की गई थी। और ये जो पूरी व्यवस्था बनी रही, ये लगभग 12 वर्षों तक बनी रही। 12 वर्षों तक इसी तरह से जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कार्यपालिका का वर्चस्व बना रहा। इसके बाद आया सेकंड जज केस, यानी साल 1993। साल 1993 में हमें सेकंड जज केस देखने को मिलता है। और इस सेकंड जज केस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की एक बेंच ने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एसपी गुप्ता केस के निर्णय को खारिज कर दिया था, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के लिए, उनके तबादले के लिए कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी इसी केस के माध्यम से भारत में कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी अखंडता की रक्षा करना स्वयं अदालतों का काम है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के इस पूरे निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों और तबादलों में सीजीआई को प्राथमिकता प्रदान की थी। यानी अब सीजीआई का निर्णय, सीजीआई की राय ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि परामर्श जो शब्द है जिसका उपयोग भारतीय संविधान में किया गया है, वो परामर्श शब्द न्यायिक नियुक्ति में सीजीआई की प्राथमिकता को कम नहीं करता है। यानी सीजीआई न्यायिक नियुक्तियों में जो भी नियुक्तियां की जाती हैं न्याय प्रणाली में, उन नियुक्तियों में सीजीआई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय के माध्यम से, सेकंड जज केस के माध्यम से भारत में कोलेजियम व्यवस्था की शुरुआत की थी। इस कोलेजियम व्यवस्था की शुरुआत के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सीजीआई द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ परामर्श किया जाएगा किसी भी जज की नियुक्ति के लिए, और उस परामर्श के आधार पर सरकार को सिफारिश दी जाएगी, और इसी सिफारिश को मानना सरकार के लिए, कार्यपालिका के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए और प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी होगा। यानी प्रेसिडेंट द्वारा उस पूरी सिफारिश को इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रेसिडेंट द्वारा उस सिफारिश को पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा वापस उसी निर्णय को भेजा जाता है, उसी सिफारिश को भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए उस निर्णय को मानना बाध्यकारी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास इसके बाद कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा। इसके बाद आया थर्ड जज केस। थर्ड जज केस आया साल 1998 में। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए परामर्श शब्द के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय का सुझाव मांगा था। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी कानूनी मसले पर, किसी भी कानूनी विषय पर परामर्श या सुझाव मांग सकते हैं। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न किया था कि क्या केवल सीजीआई की एकमात्र राय परामर्श के तहत आती है, या इसके तहत कई न्यायाधीशों की भी आवश्यकता है। यानी कोलिजियम के तहत जो भी परामर्श दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उस सर्वोच्च न्यायालय के सिफारिश के तहत क्या केवल सीजीआई की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी, या इसके लिए अन्य न्यायाधीशों की राय को भी महत्व दिया जाएगा। इस पूरे निर्णय के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे
और इन्हीं दिशा निर्देशों के माध्यम से भारत में जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का जो मौजूदा स्वरूप है, उस स्वरूप को तय किया गया था, वो स्वरूप विकसित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अपने निर्णय के माध्यम से कहा था कि कोलिजियम प्रणाली में सीजीआई मौजूद होंगे, सीजीआई कोलिजियम प्रणाली की अध्यक्षता करेंगे और इसके अलावा सीजीआई के अलावा इस पूरी प्रणाली में 4 वरिष्ठतम जज भी शामिल होंगे, 4 जज भी शामिल होंगे, जबकि पहले सेकंड जज केस में केवल 2 जज ही शामिल थे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये भी कहा था, दिशा निर्देश दिए थे कि यदि 2 जज अलग राय रखते हैं, यानी 2 जज ऐसे हैं जो पूरी कोलिजियम व्यवस्था से अलग राय रखते हैं, तो फिर सीजीआई द्वारा किसी भी तरह की सिफारिश नहीं भेजी जाएगी। तो इस तरह से कोलिजियम व्यवस्था के अंतर्गत भी एक लोकतंत्र लाने की कोशिश की गई थी, उसको और ज़्यादा डाइवर्स बनाने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह से भारत में कोलिजियम व्यवस्था का विकास हुआ था। अब जान लेते हैं कि भारत में किस तरह से जजों की नियुक्ति होती है, किस तरह से भारत में न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। तो भारत में जजों की नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान में 2 प्रावधान किए गए हैं, 2 अनुच्छेदों में इसका ज़िक्र देखने को मिलता है। पहला अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) और दूसरा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217। अब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124(2) है, ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट्स में, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इस तरह से इन दोनों अनुच्छेदों में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम इसे अलग-अलग श्रेणियों में बाँट सकते हैं। पहली श्रेणी होगी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित, यानी भारत में सीजीआई की नियुक्ति किस तरह से की जाती है। तो भारत में सीजीआई की नियुक्ति के लिए जो भी निवर्तमान सीजीआई होते हैं, जो भी मौजूदा सीजीआई होते हैं, वो अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं, उनके नाम का एक रिकमेंडेशन देते हैं। और ये जो सिफारिश होती है, हमेशा से इस सिफारिश के लिए सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है कि सिफारिश हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जो भी उस समय वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उन्हीं के नाम की सिफारिश की जाएगी। यानी जो भी सबसे सीनियर जज होंगे, वही भारत के सीजीआई बनेंगे। हालाँकि इस सिद्धांत का हमें जो उल्लंघन देखने को मिलता है, वो 1970 के दशक में देखने को मिला था, जब 3 जजों को छोड़कर जो चौथे स्तर पर जज मौजूद थे, उन्हें सीजीआई बनाया गया था। इसके अलावा जब सीजीआई द्वारा अपनी सिफारिश दे दी जाती है, तो सीजीआई अपनी सिफारिश भारत के कानून मंत्री को देते हैं, लॉ मिनिस्टर को देते हैं। इसके बाद लॉ मिनिस्टर अपनी सिफारिश प्रधानमंत्री को देते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी सिफारिश मंत्रिमंडल के आधार पर राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) का उपयोग करते हुए सीजीआई की नियुक्ति करते हैं। तो ये तो हुई सीजीआई की नियुक्ति किस तरह से होती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति किस तरह से होती है, उसको भी जान लेते हैं। तो अन्य जजों की नियुक्ति के लिए भारत में कोलिजियम प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इसी प्रणाली के आधार पर अन्य जजों की नियुक्ति की जाती है, जो भी सामान्य जज होते हैं। कोलिजियम प्रणाली में हमने पहले ही बात की, कोलिजियम प्रणाली की अध्यक्षता सीजीआई करते हैं और इस कोलिजियम प्रणाली में 4 वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। कोलिजियम प्रणाली कानून मंत्री को अपनी सिफारिश देती है, कानून मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश देते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश देते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) का उपयोग करते हुए न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद बारी आती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, यानी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की नियुक्ति किस तरह से होती है। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति हमने पहले ही देखा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा भारत के सीजीआई से और संबंधित राज्य के गवर्नर से परामर्श लिया जाता है, कंसल्टेशन किया जाता है और इसके बाद इस परामर्श के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के माध्यम से हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा यहाँ ये जान लेना भी ज़रूरी है कि जब हम यहाँ पर सीजीआई की बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श की बात करते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का परामर्श शामिल है। यहाँ पर सीजीआई का मतलब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम से है। इसके अलावा जब हाई कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो इस संबंध में एक और सिद्धांत का पालन किया जाता है। वो सिद्धांत है कि हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए जो भी उम्मीदवार होगा, उस उम्मीदवार का चयन संबंधित राज्य के बाहर से किया जाएगा, यानी किसी राज्य के व्यक्ति को उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हुई भारत में किस तरह से उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अब बात कर लेते हैं उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से की जाती है। तो इसके लिए भी राष्ट्रपति द्वारा ही परामर्श किया जाता है। राष्ट्रपति इसके लिए हाई कोर्ट के कोलिजियम से परामर्श करता है। हाई कोर्ट के कोलिजियम में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो भी चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, इसके अलावा 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के कोलिजियम के साथ साथ सीजीआई से भी परामर्श किया जाता है और संबंधित राज्य के गवर्नर से भी, राज्यपाल से भी परामर्श किया जाता है। यहाँ भी वही बात है कि जब सीजीआई की बात आती है, तो सीजीआई का मतलब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम से है। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं और कोलिजियम प्रणाली के महत्व पर बात कर लेते हैं, यानी इस प्रणाली के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, उन पक्ष के तर्कों को समझ लेते हैं। ये प्रणाली किस तरह से भारत के लिए महत्वपूर्ण है,
उसको जान लेते हैं। तो अक्सर इस प्रणाली के जो भी पक्षकार हैं, उनके द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि इस प्रणाली के माध्यम से भारत में न्यायपालिका में कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप को समाप्त करने की कोशिश की जाती है और इस हस्तक्षेप के समाप्त होने से भारत में कोलिजियम व्यवस्था न्यायपालिका को राजनीति से स्वतंत्र बनाती है, राजनीति के हस्तक्षेप से, इंटरवेंशन से स्वतंत्र बनाती है। उस तरह से न्यायपालिका निष्पक्ष तौर पर बिना किसी दबाव के काम कर सकती है। इसके अलावा इसके पक्ष में एक और तर्क ये दिया जाता है कि इस प्रणाली के माध्यम से शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का भी पालन सुनिश्चित होता है, क्योंकि इस प्रणाली के माध्यम से सरकार की कोई भी शाखा एक दूसरी शाखा में हस्तक्षेप नहीं करती है, कार्यपालिका या विधायिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करती है, जिसकी वजह से जो न्यायाधीश होते हैं वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये भी देखा जाता है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, वो न्यायाधीश अक्सर इस दबाव में काम करते हैं कि अगर वो कोई गलत निर्णय देंगे, वो सरकार के खिलाफ कोई निर्णय देंगे, तो उनका तबादला किसी खराब जगह कर दिया जाएगा, उन्हें एक पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी जाएगी, जिसकी वजह से वो सरकार के खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में ये जो भारत की कोलिजियम व्यवस्था है, जो ये नई व्यवस्था निर्मित की गई है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इस व्यवस्था के माध्यम से जो हाई कोर्ट्स के जजों पर जो दबाव बनता है, उस दबाव को कम किया जाता है। इसके अलावा कई जानकार ये भी तर्क देते हैं कि जो कार्यपालिका होती है, जो विधायिका होती है, वो कानूनी मामलों में विशेषज्ञ नहीं होती है, उसको ज़्यादा नहीं पता होता है। ऐसे में निर्णय उन लोगों को लिया जाना चाहिए जो उस पूरी व्यवस्था के बारे में जानते हैं, जो उस व्यवस्था की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, उस व्यवस्था की आवश्यकता को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। इसी वजह से कोलिजियम व्यवस्था को कई लोग कोलिजियम व्यवस्था का समर्थन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के तर्कों को जान लेते हैं जो इस पूरी व्यवस्था की आलोचना करते हैं, जो इस व्यवस्था के विपक्ष में खड़े होते हैं। तो इस व्यवस्था की आलोचना करने वाले लोगों का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये है कि इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से भारतीय न्याय प्रणाली में भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म और पक्षपात यानी फेवरेटिज्म को बढ़ावा मिलता है। अक्सर इस प्रणाली में देखा जाता है कि उम्मीदवारों के चयन के लिए कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो पाती है और अक्सर उन लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है जो कि पहले से न्यायपालिका में मौजूद लोगों के ज़्यादा करीब होते हैं, संबंधी होते हैं। पहले से जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद हैं, उनके ही रिलेटिव्स अक्सर सर्वोच्च न्यायालय में सिफारिश के आधार पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस व्यवस्था पर नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा है। इसके अलावा इस व्यवस्था पर यह भी आरोप लगाया जाता है, ये भी इस पूरी व्यवस्था के विपक्ष में कहा जाता है कि भारत में न्यायपालिका के पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मामले लंबित हैं, पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय को अगर नियुक्ति का भी काम दे दिया जाएगा तो उसके कारण इस अतिरिक्त काम की वजह से उस पर बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि न्यायपालिका को अतिरिक्त और अनावश्यक शक्तियाँ दी जाती हैं इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से, जिसकी वजह से भारत में शासन प्रणाली में गवर्नेंस सिस्टम में चेक ऑन बैलेंस का सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि फिर इस पूरी व्यवस्था की वजह से सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रह जाता। सर्वोच्च न्यायालय अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकता है। इसके अलावा अक्सर ये भी कहा जाता है कि इस पूरी प्रणाली में गैर पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम होती है, क्योंकि इस पूरी प्रणाली में जज स्वयं ही नियुक्ति कर देते हैं और कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी उनके ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। ये तो इस प्रणाली की आलोचना किस तरह से की जाती है। अब अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं। आगे की राह के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारत में न्यायिक रिक्तियों को भरना सरकार की सभी शाखाओं की जिम्मेदारी है, सभी शाखाओं का दायित्व है और इस पूरी जिम्मेदारी को केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं समझा जाना चाहिए। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इसमें न्यायपालिका को प्राथमिकता जरूर दी जानी चाहिए, न्यायपालिका को इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है ये। इसके अलावा न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज़ करने के लिए न्यायपालिका समेत सरकार की सभी शाखाओं द्वारा जो भी ऑर्गन्स हैं, उन शाखाओं द्वारा एक साथ मिलकर सभी योग्य उम्मीदवारों का एक डेटाबेस तैयार किया जा सकता है, ताकि समय पड़ने पर, आवश्यकता आने पर उस डेटाबेस के माध्यम से आसानी से जजों की नियुक्ति की जा सके। इसके अलावा न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को राष्ट्रीय हित और जनहित को ध्यान में रखते हुए एक साथ समन्वय में काम करना चाहिए, एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनाया जाना चाहिए, ताकि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके और ज़्यादा व्यवस्थित किया जा सके। तो ये तो हुई आगे की राह की बात। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं और आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न है, भारत में कोलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, संविधान में कोलेजियम प्रणाली का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा कथन है, इस प्रणाली को संसद द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित किया गया था।
तीसरा कथन है, इसमें सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी तीनों ही कथन सही नहीं है। ये तो हुआ प्रीलिम्स का सवाल। इसके अलावा एक मेंस का सवाल भी है। मेंस का सवाल है जिसे आप 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। सवाल है, कॉलेजियम प्रणाली की गैर पारदर्शिता ने इस व्यवस्था को आलोचना के घेरे में बनाए रखा है। इस कथन के आलोक में कॉलेजियम प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। यानी इस पूरे प्रश्न में आपको कॉलेजियम प्रणाली का मूल्यांकन करना है, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देने हैं, और साथ ही आपको इस कथन के संदर्भ में भी बात करनी है कि किस तरह से इस पूरी व्यवस्था ने गैर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है और इस पूरी व्यवस्था में गैर पारदर्शिता को लेकर इस व्यवस्था की किस तरह से आलोचना की जाती रही है। इसके अलावा आप प्रीलिम्स का जो सवाल हमने पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।